हफ्ते के पहले दिन बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी के साथ हुआ बंद। निफ्टी निचले स्तर से करीब 120 अंक संभलकर 26,000 के ऊपर बंद। वहीं बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से 400 अंकों से ज्यादा की रिकवरी 59,460 के करीब बंद। ब्रोकरेज की बुलिश आउटलुक से इंडिगो 2% से ज्यादा चढ़ा। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ दिया 6,359 रुपए का लक्ष्य। वहीं एलारा की खरीदारी की राय के साथ 6,020 का लक्ष्य। धुरंधर फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई ने पीवीआर आइनॉक्स में धुआंधार तेजी लाई। शेयर करीब 4% उछला। 20 अक्टूबर के बाद इंट्राडे में सबसे बड़ा उछाल। हैदराबाद मल्टीप्लेक्स के विस्तार की खबर से भी मिला सपोर्ट। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा ऑर्डर मिलने से केईसी इंटरनेशनल करीब 3% ऊपर 1150 करोड़ रुपए का मिला ऑर्डर। प्रभुदास लीलाधर और मोतीलाल ओसवाल ने भी किया अपग्रेड। चुनिंदा एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी। ब्रिटानिया, मैरिको और एचयूएल 1.5 से 2% मजबूती के साथ हुए बंद। वहीं टाटा कंज्यूमर और इमामी में भी दिखी करीब 1% की तेजी। घरेलू बाजार में सोने ने आज फिर बनाया नया रिकॉर्ड। 1,35,500 रुपए के करीब पहुंचा सोने का भाव। चांदी 1,99,000 रुपए के करीब। वहीं सोने ने 1,35,496 रुपए का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ। आज भी रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया $1 के मुकाबले 90 रुपए 79 पैसे तक लुढ़का रुपए का भाव। एक महीने में करीब 2% की कमजोरी तो इस साल करीब 6% कमजोर हुआ डॉलर के मुकाबले रुपया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो देखिए आज में देखे तो आज अच्छी रिकवरी दिखी। 125 अंकों से ज्यादा की रिकवरी निफ्टी में दिखी। 26,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर में बंद होने में निफ्टी कामयाब हुआ। शुरुआती कारोबार में गिरावट काफी ज्यादा थी, वहां से देखिए तो एक अच्छी रिकवरी कह सकते हैं। निफ्टी बैंक में तो 400 अंकों से ज्यादा की रिकवरी निचले स्तरों से दिखी। आखिर में करीब 71 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी बैंक 59,460 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो इंटरग्लोब जहां पर 2% से ज्यादा की तेजी। ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड से भी यहां पर फायदा मिला। इसके अलावा एचयूएल काफी समय से लैगार्ड रहने वाला दिग्गज एफएमसीजी कंपनी आज के सत्र में अच्छी मजबूती दिखी। और साथ ही श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट, एचसीएल टेक, टाटा स्टील, इंफोसिस, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में अच्छी तेजी मिली। सेक्टर की अगर बात करें तो आज जो दबाव वाले सेक्टर थे जिन्होंने बाजार पर दबाव बनाया वो ऑटो, फार्मा और साथ साथ मिड कैप कंपनियों ने भी बाजार में दबाव बनाया। सपोर्ट कहां से मिल रहा था बाजार को तो एफएमसीजी कंपनियां, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां, सरकारी बैंक, आईटी, तेल गैस कंपनियां और स्मॉल कैप्स में भी कुछ अच्छी तेजी, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में काफी अच्छी मजबूती देखने को मिली है। लेकिन चलिए सबसे पहले हरीश जी से एक इंडेक्स पर नजरिया जान लेते हैं। हरीश जी, 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग को आप किस तरह से देखते हैं निफ्टी के लिहाज से और बैंक निफ्टी क्या लग रहा है? कल तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, क्या लग रहा है कौन कौन से लेवल्स अहम होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? चलिए हरीश जी से वापस ये सवाल होगा, लेकिन यही सवाल नंदी जी से हम पूछते हैं। बाजार पर एक ब्रॉडर आपका व्यू क्या है? हालांकि आप फंडामेंटल एनालिस्ट है तो मैं आपसे लेवल्स नहीं जानूंगा, लेकिन ट्रेंड आपको कैसा दिख रहा है बाजार का? मौजूदा नजरिया बाजार को लेकर जिस तरह से चल रहा है ऐसा लगता है कि बाजार एक ब्रॉड कंसोलिडेशन वे में रहेगा और ज्यादा करके इसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमको देखने मिलेगी कि ये ब्रॉडर कंसोलिडेशन के मूड में रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक आपको नजरिया यहां पर ज्यादा बनाकर चलना चाहिए। चलिए तो स्टॉक स्पेसिफिक की बात आप कर रहे हैं तो शुरुआत कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों के साथ। उनके लिए आप अपनी कॉल दे दे। पहली दर्शक है प्रीति हैं, प्रीति कुदलकर उनका पूरा नाम है। 385 शेयर लिए हैं उन्होंने ओसवाल पंप के 750 रुपए में। क्या करना चाहिए नंदीश जी इनको? ओसवाल पंप 350 है इनके पास शेयर 750 के भाव में।
सर ये स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। ओके, आपके कवरेज लिस्ट में नहीं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप के अपने पैरामीटर्स हैं। राजवीर सिंह यादव हैं, टाटा एलेक्सी के 40 स्टॉक्स है इनके पास, 6,500 रुपए में लिया है, 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। टाटा एलेक्सी को लेकर क्या राय है? सर टाटा एलेक्सी पर हमारा व्यू नेगेटिव है। इट इज अ सेल रेटिंग। यहाँ से हमको टाटा एलेक्सी में बहुत बड़ी अर्निंग्स ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, और जो भी शायद अर्निंग्स ग्रोथ आएगी डेट विल बी बैक एंडेड। ऑलमोस्ट FY28 तक अर्निंग्स ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है, बट करंटली ऑन टाटा एलेक्सी आवर व्यू इज सेट। टाटा एलेक्सी पे सेल का नजरिया है नंदेश जी का। भंवर लाल जैन है, एनसीसी इन्होंने खरीदा है 100 शेयर 215 रुपए के भाव पर, क्या करें? बताइए नंदेश जी, क्या करना चाहिए? एनसीसी 100 शेयर है 215 में। सर ये स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है, पर जितना भी मैंने पढ़ा है ओवरऑल, अगर लास्ट में 6 to 8 मंथ्स की बात करता हूं तो गवर्नमेंट का जो स्पेशली ऑन द रोड बनाने के जो भी ऑर्डर्स थे काफी स्लो डाउन हो चुके हैं, और अभी भी इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं देख रही है, देखने को मिल रही है। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो आप इसमें शायद होल्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो इसमें बहुत बड़ी अर्निंग्स रिकवरी होने की चांस कम लग रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, अगर लंबी अवधि का नजरिया तभी आप इसे होल्ड करें, ये राय है नंदेश जी की। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर आपको राय दी। नरेश हैं अहमदाबाद से, इनके पास अदानी पावर के 100 शेयर्स हैं, 170 के भाव में इन्होंने लिया है, लंबी अवधि का नजरिया है। बताइए नंदेश जी, लंबी अवधि के निवेशक है, फंडामेंटल एनालिस्ट हैं आप, क्या करना चाहिए अदानी पावर में सर? अदानी पावर मेरे कवरेज में नहीं है, but Adani Power is one of the biggest thermal power producer in India. I guess it is the second largest. प्लस उन्होंने काफी अच्छा सा बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रखा है इन टर्म्स ऑफ कोल माइंस। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो अदानी पावर पर बने रहना चाहिए। नजरिया तो बने रह सकते हैं अदानी पावर में, ये राय है। सुरजीत हैं, वरुण बेवरेजेस के 250 शेयर हैं इनके पास, 255 रुपए पे खरीद रखे हैं, इन्हें फायदा हो रहा है, लेकिन कुछ समय से भाव स्थिर है, इसलिए सुझाव चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मुनाफा बुक कर ले या बने रहे? बताइए हरीश जी, क्या करना चाहिए? वीवीएल पर क्या राय है? बिल्कुल विश्वमोहन जी, अगर देखा है तो इनका नजरिया बिल्कुल, इनका व्यू बराबर है, क्योंकि कुछ दिनों से स्टॉक प्राइस जो है एक कंसोलिडेशन में है। नीचे में स्टॉक प्राइस वीपीएल जो है 430 के पास स्ट्रॉन्ग बेस तो बन चुका है, लेकिन स्टॉक प्राइस मल्टीपल बार बार स्टॉक प्राइस 200 मूविंग के आसपास आते ही वहां से थोड़ा बहुत फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है मोमेंटम। लेकिन अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 490-500 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो 200 मूविंग एवरेज है। तो उनको थोड़े टाइम के लिए बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक बेस बन चुका है स्टॉक में, तो एक बार जो 500 का 200 मूविंग एवरेज 500 का लेवल क्रॉस कर देता है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो थोड़े टाइम के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर इनको नजरिया शॉर्ट टर्म है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 460 का और बने रहना चाहिए। एक बार 500 का लेवल अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें से एक तेजी देखने मिल सकती है, जहां पे स्टॉक प्राइस 540 और 550 के आसपास भी जाने के लिए क्षमता रख सकता है। तो ओवरऑल थोड़ा बने रहना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जो 460 का ट्रेडर के अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए है तो 460 का स्टॉक मेंटेन करना चाहिए वीबीएल में। तो वरुण बेवरेजेस को लेकर ये राय आ गई। जयसुख है, जयसुख रणपरिया, ओला के 1525 स्टॉक से इनके पास 6 महीने का नजरिया है, 60 रुपए 25 पैसे के भाव पर खरीदा है। हरी जी क्या करें, नुकसान तो काफी ज्यादा हो रहा है, क्या बने रहने में समझदारी है? क्या 6 महीने का नजरिया है? विश्वमन जी, अगर देखा जाए तो देखिए एक सपोर्ट्स थे 40 के आसपास, वहां से एक शार्प रिकवरी देखने मिल रहा था, लेकिन स्टॉक प्राइस ऊपर लेवल पे टिकना नहीं पाया जिस तरीके से हम लोग लगातार इसका न्यूज देखते हुए। तो मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट्स थे 40 उसके नीचे ट्रेड कर रहा है फिलहाल। तो जब तक 40 का लेवल जो क्रॉस नहीं कर पाता है, मुझे लग रहा है कि वहां पे रेजिस्टेंस बने हुए हैं। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है, जो भी पुल बैक आता है मुझे लग रहा है कि एग्जिट करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है तो अभी भी बॉटम फॉर्मेशन कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कि ऑलवेज स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऊपर लेवल पे टिकना थोड़ा मुश्किल है अभी भी फिलहाल के लिए। जिस तरीके से न्यूज चलते हुए मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। तो जो भी बॉन्स मिलता है स्टॉक प्राइस में 40 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि वो एग्जिट के लिए मौका बन सकती है, वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। जो अच्छे ऑटो स्टॉक सेगमेंट है उसमें ट्रेड के लिए, निवेश के लिए देख सकते हैं।
अगले दर्शक हमारे साथ सुभाष हैं मुंबई से। जियो फाइनेंस के 300 शेयर है 275 रुपए के भाव पर। बताइए सर क्या करना चाहिए नंदेश जी जियो फाइनेंस? जियो फाइनेंस हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन सर। जियो फाइनेंस के अगर पुराने अनाउंसमेंट्स देखते हैं तो मैक्सिमम दे हैव एंटर्ड ऑल द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस। और जब भी रिलायंस कोई भी बड़ी इंडस्ट्री में आता है तो हमने देखा है कि काफी डिसरप्शन होता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका लंबा टाइम का व्यू है तो जियो फाइनेंस इज डेफिनेटली अ होल्ड। आपकी कवरेज के पैरामीटर्स क्या है, कवरेज लिस्ट क्या है नंदेश जी? सर करंटली हमारा कवरेज जो यूनिवर्स है इट इज अबाउट मोर देन 330 प्लस स्टॉक्स। ओके 330 है, इसलिए कि जब निफ्टी के भी स्टॉक्स नहीं है तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा सर आपसे। इंद्रपाल हैं अगले दर्शक, इनके पास सैजिलिटी इंडिया के 1200 स्टॉक है 48 रुपए के भाव पे। बताइए एक बार हरीश जी क्या करना चाहिए सैजिलिटी इंडिया में? विश्वमोहन जी, अगर देखा टेक्निकली सैजिलिटी इंडिया थोड़ा एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस, लेकिन नीचे लेवल से रिकवरी देखने में मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। आज की ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 2% अप था। तो जिस तरीके से स्टॉक प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलते हुए और 50 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल एक छोटा सा तेजी देखने मिल सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा है तो अभी भी एक मेजर कंसोलिडेशन में है। तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर 55-56 के लेवल्स तक छू सकता है शॉर्ट टर्म में। तो अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि उस लेवल्स पे आता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हैं। और लॉन्ग टर्म नजरिया के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक प्राइस अभी भी एक कंसोलिडेशन में है। जब तक ये 56 के ऊपर नहीं निकलता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी भी तेजी नहीं दिखाई दे रहा है स्टॉक प्राइस चार्ट्स पे। विकास है पुणे से, डीसीबी बैंक के 150 शेयर्स हैं 175 के भाव में लिया है। हरीश जी क्या करना चाहिए डीसीबी बैंक में? विश्वमोहन जी, अगर देखा है तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से हमने एक चीज देखा है, नोटिस किया है कि प्राइवेट बैंक में अच्छी तेजी देखने मिल रही है। जहाँ पे फेडरल बैंक हो, आईडीएफसी हो, मुझे लग रहा है कि उसमें से देखा है तो डीसीबी भी एक अच्छा सेटअप बन सकता है, क्योंकि इस छोटा सा बैंक है लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें भी एक छोटा सा तेजी देखने मिल सकता है। और जो रेजिस्टेंस था 163 वो क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड करते नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें मोमेंटम और एक्सटेंड हो सकता है आगे जाके। तो 160 का स्टॉप के साथ इनको बने रह सकते हैं। ऊपर की ओर 180 और 194.5 के आसपास रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म में। लेकिन जब तक ये जो ट्रेंड अभी फिलहाल के लिए जो सेटअप चल रहा है, जो सेक्टर रोटेशन है, तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम बाकी है, तो इनको बने रह सकते हैं कुछ टाइम पहले। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए डीसीबी में। ओके उपेंद्र सिंह है, इनके पास डिक्सन के 30 स्टॉक्स है 13,097 के भाव पर लिया है। सर डिक्सन ट्रैक करते हैं आप क्या नंदिश जी? जी सर, डिक्सन हमारे कवरेज में है और डिक्सन हमारा वन ऑफ द प्रिफर्ड बेट इन द ईएमएस सेक्टर है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डिक्सन में बने रहना चाहिए। चलिए, तो ये आज इतने ही दर्शकों के सवालों के शामिल कर पाएंगे, बाकी हम कल के शो में जरूर लेंगे जो भी सवाल बच गए हैं। हरीश जी बताइए आपके वीआईपी स्टॉक्स आज के। विश्वमोहन जी, मेरा स्टॉक रहेगा, देखिए जैसे आपने बताया था, मैंने फाइनेंशियल सेक्टर और प्राइवेट बैंक उसी में से एक है पहला वाला जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के देखा जाए तो स्ट्रक्चर एक कंसोलिडेशन के बाद फिर से ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक प्राइस मुझे लग रहा है कि इस सेगमेंट में अच्छा तेजी देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से बाय करने की राय रहेगी और थोड़ा डिप्स मिलता है तो भी वहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहां पे शॉर्ट टर्म में टारगेट्स देखने मिले 90 और 92 लेवल्स में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 78 का आईडीएफसी बैंक के लिए। दूसरा स्टॉक है वीडीएल वेदांता, जहां पे देखा है तो मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने मिल रही है लगातार कंटिन्यूसली। एल्यूमिनियम स्टॉक्स प्राइसेस जो है कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके चलते कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्टॉक में भी अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है आगे भी। तो वेदांता की बाय करने की राय रहेगी। शॉर्ट टर्म में टारगेट्स बनेंगे 580 और 600 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 530 वेदांता के लिए। दो स्टॉक्स आपके लिस्ट में भी आ गए हैं। आप बता दीजिए नंदिश जी आपके वीआईपी स्टॉक्स आपकी तरफ से। मेरा सवाल था और यहाँ पर मेरा टारगेट प्राइस इज अराउंड 63। तो ये एक है ना टेक्नोलॉजी बैक्ड बिजनेस प्रोसेसिंग आर्म है और ज्यादा करके इसका मैक्सिमम एक्सपोजर इज इनटू द यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री और नियरली 80% 85 to 88% of their revenues just come from the US health insurance companies, or nearly 12 to about 15% of their revenues comes from the hospital chains.
तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो इनका EBIT मार्जिन अभी 15% था FY25 में, वो स्लो एंड स्टेडीली इट विल कम टू 17% इन FY27. तो CGLT इज माय फर्स्ट बेट. तो ये आपकी तरफ से भी टॉपिक आ गई। चलिए, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया कहेंगे, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। लेकिन जाने से पहले नंदी सर, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। So sir, it is safe to assume that we have interest in all the stocks wherever we have spoken. ओके, हरीश जी, आपकी तरफ से क्या डिस्क्लेमर है? जो भी स्टॉक डिस्कस किया हमने, हमारे क्लाइंट्स को बिल्कुल रिकमेंडेशन किया होगा, लेकिन ऐसा पर्सनल टच में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट मेरा नहीं है इस जो डिस्कस किए स्टॉक्स में। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। कल